हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं धरती धन अपना जगदीश चंद्र का ये उपन्यास है और ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। इससे पहले हमने 3 उपन्यास कंप्लीट कर लिए, एक तो तमस, एक शेखर एक जीवनी और एक आपका बंटी हमने कंप्लीट कर लिया। ये भी आपके जो यूनिट 6 है यूजीसी नेट की जो हिंदी की, उसमें आपको ये उपन्यास लगे हुए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ताई निहाली सोच में डूबी हुई बोली, घर में गुड़ तो है, चाय की पत्ती भी मिल जाएगी, लेकिन दूध कहाँ से आएगा? चौधरियों के घरों से तो लस्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, दूध कौन देगा? गली में तो सिर्फ मंगू के घर में ही भैंस है। वहां से दूध तो क्या, खाली बर्तन भी वापस नहीं मिले। ज्ञानों को ताई निहाली के ये सब बहुत बुरे लगे, लेकिन साथ ही उसे यह एहसास भी हुआ कि ताई ने जो कुछ कहा है वह सच है। ज्ञानों अभी सोच रही थी कि क्या उत्तर दे कि काली झट से बोल उठा, मेरे घर में दूध है, सवेरे चाची कहीं से लाई थी, मैं दौड़ कर ले आता हूँ। काली के जाने के बाद ताई निहाली परमात्मा को याद करती हुई ज्ञानों से बोली, जीतू की तरह काली का बाप भी बहुत छोटी उम्र में ही मर गया था। काली बेचारी को तो उसकी शक्ल भी याद नहीं होगी। इसका बाप बहुत हौसले वाला आदमी था, पहलवानी करता था, इज्जतदार बंदा था। चौधरी भी कम ही उसके मुंह आते थे। थाना तक उससे दबता था, शरीफों का शरीफ और बदमाशों का बदमाश था। काली की माँ भी उसके बाप के मरने के 2 साल बाद ही चल बसी थी। प्रतापी बेचारी ने चप्पे गिन गिन कर पाला है। बहुत अच्छा लड़का है, जीतू से 3 महीने बड़ा है। ज्ञानो ताई निहाली की बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। जब काली वापस आया तो वह झेम कर आंगन में चली गई। ताई निहाली दूध लेकर चाय बनाने के लिए आंगन में आ गई। काली ने दरवाजे में रुककर चारों ओर अच्छी तरह देखा, फिर जीतू के पास उसने जेब में एक छोटी सी गठरी खींच ली और उसमें से शीशी निकाल जीतू को दिखाता हुआ बोला, अभी तेरे नाक के अंदर यह दवाई लगाता हूँ, पहले तो यह दर्द करेगी, फिर एकदम आराम आ जाएगा। काली ने कपड़े का एक टुकड़ा शीशी में भिगो कुछ बूंदें जीतू के नाक में टपका दी। जीतू ने दर्द से कहराते हुए हाथ मुंह पर रख लिया। सब्र कर, अभी आराम आ जाएगा। काली ने उसका हाथ मुंह से उठा दिया। 2-4 बूंदें नाक से बाहर जीतू के ऊपरी होंठों पर फैल गई और कुछ गले में उतर गई। उसने उन्हें चाट लिया और बुरा सा मुंह बनाकर बोला, दारू शराब है ना? फिर जीतू ने एकदम खुश हो रहा है, यह तो ठेके की शराबी जैसी है। उत्तर में काली मुस्कुरा दिया और शीशी को कपड़े में लपेट जेब में रख लिया। जीतू उत्तरी होंठ पर जवान फेरता हुआ बोला, यह तो एकदम अंग्रेजी ठेके की है, देसी का तो स्वाद ही और होता है। काली उत्तर में फिर मुस्कुरा दिया। जीतू उठकर बैठा हुआ बोला, चाय पीकर क्या करूंगा, इसी के 2 घूंट दे दो, दर्द कम हो जाए। काली ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ताई ने हाली चाय लेकर आई तो जीतू ने बिदली से 2 घूंट पिए और फिर लेट गया। ताई उसका सिर दबाने लगी। उसके बूढ़े हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि जीतू को राहत पहुंचा सके। काली ने ताई को उठा दिया और स्वयं जीतू का सिर दबाने लगा। ज्ञानो खाट की पांति खड़ी थी। काली कभी कभी कनखियों से उसकी ओर देख लेता। कुछ समय के बाद जीतू ने आंख खोल दी और एक बार फिर ऊपरी होंठ पर जबान फेरने लगा। गुड़ के स्वाद पर उसने पूरा सा मुंह बना लिया। काली ने जीतू के ऊपर झुकते हुए दबी आवाज में पूछा, चौधरी के खेत में जानवर क्या तूने हाँके थे? नहीं, मैं तो उस समय गड़ी के भट्टे पर था। तो फिर किसने हाँके? मुझे पता नहीं, जिसकी जी चाह सौगंध दे दो। काली ने इन प्रश्नों से जीतू परेशान हो उठा। मंगू ने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया? काली ने पूछा। मंगू का नाम सुना ज्ञानो चौकन्नी हो गई और जीतू की ओर ध्यान से देखती हुई उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। वह उठकर बैठता हुआ बोला, इसलिए कि मैं उसे अच्छा नहीं लगता, मैं उसकी चौधर नहीं मानता, इसलिए वह मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। काली चुप रहा। जीतू लेटा हुआ फिर बोला, तुम गांव में रहोगे तो जल्दी ही मंगू के रंग ढंग देख लोगे। ज्ञानो भयभीत नजरों से काली के गंभीर चेहरे को देखती रही। वह नहीं चाहती थी कि काली और मंगू में किसी प्रकार का बैर भाव पैदा हो।
वह अपने मन को किसी दूसरी ओर लगाने के लिए जीतू की खाट के नीचे पड़े खून से लिथड़े कपड़े के टुकड़ों को उठाने लगी। ताई निहाली के एक दो बार ज्ञानों को मना भी किया, लेकिन जब वह उन्हें समेट कर वहां झाड़ू लगाने लगी तो ताई प्रफुल्लित हो बोली, पुत्रा, रब तुम्हें भाग्य लगाए, तुम्हें राजा घर मिले। ताई उसे आशीर्वाद दे रही थी कि दरवाजे पर जोर की ठोकर पड़ी और मंगू बदमस्त सांड की तरह अंदर घुसा और जीतू की खाट के पास आ खड़ा हुआ। मान ज्ञानू ने झाड़ू वहीं छोड़ा और घबराई हुई आवाज की ओर बढ़ने लगी। जीतू बेचैनी से खाट पर करवटें बदलने लगा। ज्ञानू को देख मंगू ने ऊंचे स्वर में पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू घर पहुंच, तेरे टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा। ज्ञानू डर से दीवार के साथ सट गई और उसके साथ साथ रेंगती हुई दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वह नहीं चाहती थी कि काली के सामने मंगू उसका अपमान करे। वह मंगू के बराबर पहुंची तो उसने लाठी का सिरा उसके पेट में चुभो दिया। ज्ञानू चीखती हुई बाहर दौड़ गई। काली का मंगू की इस हरकत पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। ताई निहाली ने मंगू को झिड़क दिया, कैसा बेदर्दी है, कसाई की तरह मारता है। बेचारी जीतू का हाल पूछने चली आई थी। फिर ताई ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, मंगू पुत्रा, देख, बराबर की बहन पर हाथ नहीं उठाते। वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वह बीच में ही बोल उठा, चुप रहे माई, ज्यादा बातें ना बनाया कर। फिर वह लाठी के सहारे जीतू की खाट पर झुकता हुआ बोला, जीतू, क्यों मुकर कर रहा है? अभी तो कुछ भी मार नहीं पड़ी, अभी तो थाने वाली तेरी हड्डियों का सुरमा बनाएंगी। फिर उसने ताई निहाली से कहा, माई, तूने इससे सिर पर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो वे मार मार कर इसे दिन में तारे और रात को सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाड़ लगाई जा रही है, इसे कहो वहां चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। मंगू ने अभी तक काली से कोई बात नहीं की थी। वह उसे ध्यान से देखता हुआ बोला, सुना काली, तुम्हें तो शहर का राशन घी की तरह लगा है। मरियल बछड़े जैसा गया था और सांड की तरह पलक कर आया है। खैर, गांव में रहा तो 2 महीने में ही सारी चर्बी ढल जाएगी। यहाँ किसी को हराम की रोटी नहीं मिलती। अगर यहाँ सब हलाल की रोटी खाते हैं तो मैं भी वहीं खाऊंगा। वह काली हंस दिया। कुछ समय तक मंगू खामोशी से कमरे में इधर उधर झांकता रहा। जब उसकी नजरें चाय की खाली गिलास पर पड़ी तो उसने जीतू और उसे की ओर यूं देखा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। वहां आंखें नचाता हुआ धमकी भरे लहजे में बोला, पराये माल पर ऐसे कर रहे हो आजकल? चाय पीते हो? दूध वह रांड दे गई होगी। मैं भी सोचता था कि भैंस रोज 2 बट्टी दूध देती है, लेकिन दूधना फिर भी खाली हो जाता है। अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। लूं। मंगू ने घूरकर सबकी ओर देखा और लाठी पटकता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कुछ समय तक सब चुप रहे। काली ने जीतू की ओर देखा और सोच में डूबा हुआ बोला, मंगू तो बहुत आगे निकल चुका है। जीतू ने बहुत कमजोर स्वर में उत्तर दिया, आप सारा दिन चौधरी की दहलीज चाटता है और यहाँ सब रोब गांठता है। सारे मोहल्ले को गालियां देता है। ना बड़ी की शर्म, ना छोटे का लिहाज। पीतू को लच्छों की को तो दिन दिहाड़े गाली में घेर लेता है। यह सुनताई निहाली जीतू के सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, पुत्रा, तू चुप रहा। मंगू जाने लच्छों के माँ बाप जाने, तुझे क्या लेना है? तेरे नाक में तो अभी तक सवेरे की मार का खून बंद नहीं हुआ है। कुछ समय के बाद काली उठकर गली में आ गया। जब वह मंगू के घर के सामने पहुंचा तो अंदर से ज्ञानों की आंखों और मंगू की गालियों की मिली जुली आवाजें आ रही थी। काली कुछ क्षणों के लिए दरवाजे के सामने ठिठक गया, लेकिन चीख और गालियां सुनकर उसके मन प्राण कांपने लगे और उसने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने घर आ गया। अब 5वां परिच्छेद शुरू होता है। काली जब भी कोठरी में लेटता तो उसे यही डर रहता कि छत उसके ऊपर आ गई रहेगी, दीवारें उसे अपने मलबे के नीचे दबा लेगी। छत जगह जगह नीचे की ओर झुकी हुई और वहां मैले मैले जाले लटक रहे थे। सातिरों की को दिमक ने खोखला कर दिया था और
सरकंडों के ऊपर मिट्टी को खदेड़कर चूहों ने अपने घर बना लिए थे। छत को खड़ा रखने के लिए कई लट्ठों का सहारा लिया गया, पर शिला तथा और कुट्टी में हर समय अंधी आंख की तरह अंधेरा छाया रहता था। दीवारें कुबड़ी हो गई थी और किसी समय भी छत समेट धड़ाम से नीचे गिर सकती थी। काली ने कोठे के अंदर ध्यान से चारों ओर देखा, फिर वह छत पर आ गया। लेपने होने के कारण छत पर रेत सी बिछी हुई थी। वह सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा चौधरी और महाजनों के मकान और पक्के चौबारों को देखने लगा। चमादड़ी के कच्चे कोठों के मुकाबले में वे चौबारे और पक्के मकान बहुत ही भले दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि वह अपने कोठे को खदेड़ पक्का मकान बनाएगा, उस पर एक चौबारा भी डालेगा। यह विचार उसके दिमाग पर इतनी जल्दी छा गया कि वह इसे जल्दी जल्दी साकार देखने के लिए बेकरार हो उठा। उसने दिमाग में मकान का नक्शा भी बना लिया और छत से नीचे उतरता हुआ चाची को बहुत ऊंचे स्वर में पुकारने लगा। जब चाची ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह आवाजें देता हुआ गली में आ गया और प्रीतों के घर से चाची को बुला लाया। चाची को खाट पर बैठा स्वयं उसके पाँव में बैठ काली ने कहा, चाची मैंने एक बात सोची है। क्या? चाची ने इस ख्याल में खुश हो कहा कि शायद वह अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता है। चाची, मैं सोच रहा हूँ कि कोठे को गिराकर पक्का मकान बना दूं। यह मकान अपनी उम्र खा चुका है। काली ने टूटे हुए किवाड़, दीवारों और झुकी हुई छत की ओर संकेत करते हुए कहा। यह सुन चाची के हाथ में अटरेन रख दी। आंखों में पानी पहुंचती हुई बोली, पुत्रा, तेरे बाप दादा इसी मकान में रहे हैं, यहीं पैदा हुए और यहीं अपने श्वास पूरे किए हैं। उन्होंने समय में भी कुछ ना कुछ टूटता ही रहता था। उनके समय में भी कुछ ना कुछ टूटता ही रहता था। दीवार गिरी तो नहीं बनी, बना दी। साथी टूटा तो उसे लठ का सहारा दे दिया। सहती टूटा तो उसे लठ का सहारा दे दिया। छत में मिट्टी गिरने लगी तो सरकंडे बदल दिए और पानी टपकने लगा तो ऊपर और मिट्टी डाल दी। यह दरवाजा भी तेरे चाचा ने लगवाया था, वरना पहले यहाँ भी सरकंडों की टट्टी ही हुआ करती थी। तू 4 पैसे कमा ले ही आया है तो उन्हें संभाल कर रख। कल को तेरी शादी होगी तो काम आएंगे। मुझे छप्पड़ से मिट्टी तुम ला देना, सारे मकान पर लेप मैं कर दूंगी। नहीं चाची, मैं नया मकान बनाऊंगा, रुपया खर्च हो जाएगा तो क्या हुआ, और कमा लूंगा। काली ने चाची के घुटने पकड़ लिए, फिर बोला, चाची, जब तू ऐनक लगाकर पक्के मकान में चरखा काटेगी तो चौधराइनी भी तेरे साथ ईर्षा करेगी। काली की बात सुन चाची खुश हो रही थी और साथ ही साथ चिंतित भी। वह सोच रही थी कि छोकरे को क्या हो गया है, वह अनहोनी बातें क्यों करने लगा है। भला आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मकान को पक्की ईंटें लगाई है। चाची के मन ही मन में मिन्नत मानी कि काली ऐसी कोई बात सोचना छोड़ दे। जब काली ने अनुमति के लिए चाची से आग्रह किया तो वह अटेरन उठाती हुई बोली, काका, मैं क्या बताऊं, तू तो अच्छा समझता है, सोकर तेरी अक्ल मेरी अक्ल से बड़ी है। काली ने चाची को बाजू में उठा लिया और उसे 2-3 चक्कर दे दिए। चाची घबराती हुई बोली, हट काका, मेरी तो जान ही निकल गई, जोड़ जोड़ हिल गया, मेरे शरीर में अब ताकत नहीं रही। काली ने चाची को खाट पर बिठा दिया और स्वयं जूता पहनकर झूमता हुआ दुकान की ओर चला गया ताकि मकान बनने के बारे में छज्जू शाह से सलाह कर ले। नए मकान का नक्शा इसके दिमाग में भिन्न भिन्न सूरतों में उभर रहा था और वह महाजनों की गली में जाता हुआ प्रत्येक मकान को ध्यान से देख रहा था। काली छज्जू शाह की दुकान पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। शाह सौदा करने में व्यस्त था। वह किवाड़ के साथ खड़ा हो गया ताकि छज्जू शाह की नजर उस पर तक पहुंचे तो उसे बंदगी कर सके। काली उसे काम करते हुए दिलचस्पी से देखने लगा। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही थी, परंतु छज्जू शाह की हर एक पर नजर थी। क्या मजाल कोई सौदा लिए बिना वापस चला जाए, किसी को अपने प्रश्न का उत्तर ना मिले। छज्जू शाह को बहुत ज्यादा मसरूफ देख काली निराश हो गया और वापस जाने के लिए किवाड़ के पीछे हट गया। छज्जू शाह की नजर उसकी ओर भी थी। वह झट बोल उठा,
कहाँ चले बाबू कालीदास, बोरी पर बैठो, मैं सबको सौदा तोल दूं, फिर इकट्ठे बैठ इत्मीनान से बातें करेंगे। काली थड़े पर एक और बिछी हुई पट्टी सी बोरी पर बैठ गया। थड़े के दूसरी ओर बनौली और खल की खुली बोरियां पड़ी थी और साथ बड़ा तराजू और बाट रखे हुए थे। थड़े के पीछे दालान था जिसके एक कोने में बजाजी की अलमारी थी। उसके सामने एक बहुत मैला चादर बिछी हुई थी। अलमारी के साथ लकड़ी की संदूकड़ी और उसके साथ लोहे का गज पड़ा था। दूसरे कोने में कोई छोटी छोटी बोरियां थी। उसके पीछे टीन के छोटे छोटे डब्बों की कमर तक ऊंची कतार थी। दलान के पीछे एक लंबी और गहरी कोठरी थी जिसके अंदर घुप अंधेरा था। शाह जब कोठरी में आता तो यूं महसूस होता जैसे वह किसी गुफा में उतर गया हो। शाह को देखता वह काली सोचने लगा कि स्वभाव में आदमी देवता है। वह बच्चा क्या बूढ़ा क्या चौधरी क्या चमार सबके साथ ही कहकर बात करता है और फिर काम में इतना चुस्त है जैसे इसके 4 हाथ हो। उसके बाद शाह अपने बाजू से चेहरे का पसीना पोंछता हुआ थड़े पर आया और पल झपकते में उसने बनोलों की कई धड़ियां तोल दी। वह काली की ओर देख मुस्कुराया और अंदर जा उसकी ओर लैंप का सिगरेट और माचिस फेंकता हुआ बोला, कालीदास तुम सिगरेट पियो, इतनी देर में इनका हिसाब बना दूं, फिर निश्चित होकर बातें करेंगे। अब काली सिगरेट पीता हुआ मन ही मन में छज्जू शाह का चौधरी हरनाम सिंह से मुकाबला करने लगा। एक गीली मिट्टी की तरह नर्म तो दूसरा सूखी मिट्टी की तरह सख्त। काली ने जोर से सिगरेट का कस खींचा और अपने आप से बुदबुदाया कि शाह जैसे आदमी के लिए जान भी चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। सब ग्राहकों को निपटाकर छज्जू शाह अपना हुक्का उठा काली से जरा परे हटकर थड़े पर आ बैठा। उसने 2-4 बार हुक्का गुड़गुड़ाया और हंसता हुआ बोला, कालीदास देर हो गई, क्या करूं, दुकानदारी पेशा ही ऐसा है। लालच रहता है कि ग्राहक आए हैं, अगर 4 पैसे का सौदा ले जाएंगे तो धेले पाई की बचत हो जाएगी। दुकानदारी नाम ही आई चलाई का है। छज्जू शाह ने अपनी टेंट पर कई बार हाथ फेरा और हुक्के के 2-4 लंबे कस खींच उसने नए एकदम परे कर दिए जैसे उसे अचानक ही कुछ याद आ गया हो। वह काली की ओर झुकता हुआ बोला, उस दिन हरनाम सिंह ने जीतू को नाहक मारा। वह बेचारा बेकसूर था। सवेरे के शाम तक मेरे काम में लगा रहा था। रात को जब मैंने दुकान बढ़ाई तो वह अपने घर गया था। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग मारने का हौसला कैसे कर लेते हैं और कसूर न होते हुए लोग मार क्यों खा लेते हैं। कह काली कुछ क्षण चुप रहा, फिर छज्जू शाह की ओर देखता हुआ बोला, शाह जी, इसमें चौधरी का इतना दोष नहीं है जितना मंगू का है। वह चौधरी की कान भरता रहता था। मैं 6 साल के बाद गांव आया हूँ। मेरा उससे कोई सरीका भाईचारा नहीं है, फिर भी मेरे साथ दुश्मनी करने लगा है। जहाँ मिलता है नाजायज बातें करता है। बाबू कालीदास, इस गांव का हाल मत पूछो। चोरी यारी निंदा चुगली बहुत बढ़ गई है। भलमानसी का जमाना खत्म हो गया और लुच्चों का राज आ गया है। तो भलमानसी देखना गोदान में भी आती है पंक्ति, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। छज्जू शाह ने खांस खांस कर गले में फंसी हुई बलगम निकाली और गली में थूकता हुआ बोला, कहो छुट्टी काटने आए हो या गांव में ही रहने का विचार है। इरादा तो गांव में ही रहने का है, आगे जो रब रबजी को मंजूर। शहरों में भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, शहर में गरीब आदमी मारा जाता है, गांव में तो फिर भी पल जाता है। गांव के लोगों में अभी तक दया धर्म बाकी है, लेकिन शहर में तो आदमी सामने तड़प तड़प कर जान दे दे, कोई पानी तक नहीं पूछेगा। छज्जू शाह हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है क्योंकि ये गोदान से सेम मैच करती है, ठीक है। काली उसकी ओर देखता हुआ बोला, साहजी, मेरा कोठा बहुत बोदा हो गया है, पता नहीं किस समय बैठ जाए। सोच रहा हूँ उसे खदेड़ कर पक्का बना दूं। इसी बारे में
छज्जू साहब की आंखों के सामने काली का 10 रुपए का नोट एक बार फिर घूम गया। वह ऊपर उठकर अंदर गया और उसने काली की ओर लैंप का एक और सिगरेट फेंक दिया। साहजी रहने दो, मैं सिगरेट कम ही पीता हूँ, इससे तो हुक्का अच्छा है, काली ने कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने अपने हुक्के के अलावा दो हुक्के और भी रखे हुए, एक जाटों के लिए, दूसरा चमारों के लिए। लेकिन इस दुनिया में भांत भांत के लोग हैं। कुछ दिन हुए पार से एक चमार मेरे लिए शक्कर लेकर आया था। उसने पीने के लिए हुक्का मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन वह भला मानस जाते समय आंख बचा हुक्का भी ले गया। काली का सिर शर्म से झुक गया और वह कुछ देर तक सिगरेट को उंगलियों में थमे हुए जमीन को घूरता रहा। छज्जू शाह ने गला साफ करके एक बार फिर बलगम गली में थूक दी और काली से बोला, तुम मकान की बात कर रहे हो थे? वाह वाह, बड़ा नेक ख्याल है। तेरे सदके चमादड़ी में भी एक मकान पक्का हो जाएगा, तेरी इज्जत बढ़ेगी, 4 गांव में नाम भी हो जाएगा। घोड़ेवाह की चमादड़ी में भी एक पक्का मकान बन जाएगा। ठीक है, तो घोड़ेवाह एक और उपन्यास में आया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साहजी, इस समय मेरे पास 300 रुपये है। अगर 300 में काम हो सकता है तो मैं कल से ही इमारत शुरू कर देता हूँ। कुछ पैसा मिलने वाला है, लेकिन अभी इसमें कुछ समय लगेगा। काली ने विश्वास भरे स्वर से कहा, 300 तो कम है। तुम्हारा घर मैंने देखा हुआ है। तुम्हारे चाचा सिद्धू से तो मेरा पुराना लेन देन था। उसने भी एक बार मकान पक्का करने का इरादा बनाया, कुछ रुपए भी इकट्ठा किया। 100 रुपया मुझसे भी उधार ले गया, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। उस सस्ते ज़माने में शायद इतने पैसों में मकान बन जाता, लेकिन अब 500-600 रुपये से कम में काम चलेगा नहीं। हर चीज़ महंगी हो गई। यह तो बहुत बड़ी रकम है, इतना रुपया मेरे पास नहीं है, काली ने बहुत निराश हो कहा। छज्जू साहब भी सोच में पड़ गया और हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। फिर वह हुक्के की नए मुंह में हटाता हुआ बोला, बाबू कालिदास, मेरी समझ में तो एक ही सूरत आती है। वह यह है कि गली वाली दीवार पक्की बना लो, बाकी पक्के सतून खड़े करके कच्ची दीवारें खड़ी कर दो। छत का सारा बोझ पक्के सतूनों पर में रहेगा। जब पैसे हाथ में आ जाए तो दीवारें भी पक्की कर लेना। मैंने भी 15 साल पहले इसी तरह अपना मकान बनाया था। अब देख लो, भगवान की दया से मैं उसी मकान पर 2 मंजिला चौबारे है। काली ने शाह की योजना को ध्यान से सुना और समझ लिया। उसने एक बार फिर सारी योजना को मन ही मन दोहराया। छज्जू शाह हिसाब लगाता वह बोला, ईंटें गड़ी के भट्टे से मिल जाएगी, सहतीर और कड़ियों का बंदोबस्त हो जाएगा, दरवाजों के लिए शीशम की लकड़ी के पट्टे महासे से ले लेना, मिट्टी पीपल वाले जोड़ से खोद लेना। छज्जू शाह ने सारा हिसाब लगाकर विश्वास पूर्ण स्वर में कहा, परमात्मा का नाम लेकर इमारत शुरू कर दो, महीने भर में मकान खड़ा हो जाएगा। छज्जू शाह की को बंदगी करके काली थड़े से नीचे उतरने लगा तो शाह ने उसे बहुत नम्रता से आवाज दी। काली पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगा और संकेत पाकर फिर थड़े पर आ गया। शाह ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, कालिदास, तेरे साथ बात करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो बात गुजर गई हो उसके जिक्र में क्या फायदा। क्या बात है शाहजी? काली ने दिलचस्पी से पूछा। छज्जू शाह काली की बात का उत्तर दिए बिना ही उचक कर अंदर चला गया। वह एक ताक से पुराने बही खाते को झाड़ता पहुंचता हुआ उठा लाया और पन्ने पलट एक स्थान पर उंगली रखकर कहा, तुम्हारे चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे। उसके ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये ही वापिस किए थे और अभी 25 रुपये बाकी थे कि उसे मौत ने आ घेर
घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। मेरा बड़े बड़े चौधरी और साहूकारों से लेन देन है, लेकिन उस जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। पैसे की बात हो रही है तो गोदान से आपको ऐसी पंक्तियों से लिंक करवाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। छज्जू शाह ने उसे पन्ने पर उंगली रखकर वही बंद कर दी और अफसोस भरी आवाज में बोला, जो मर गया सो मर गया। तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आ गया कि आखिर तू उसी खानदान की निशानी है। जब कभी सिद्धू की याद आती है तो यह वही निकाल कर देख लेता हूँ, इसमें उसका अंगूठा लगा हुआ है। छज्जू साहब अपनी बात खत्म कर चुका तो काली बहुत हौसले से बोला, साहब जी उनकी जगह मैं बैठा हूँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज दिन ढले आपके पैसे दे जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, रुपए आ जाएंगे। अगर 12 साल एतवारी नहीं हुई तो अब 2-4 दिन के लिए क्यों होगी? जब कभी इधर आना हो तो दे जाना। काली थड़े के नीचे उतरने लगा तो छज्जू सा उसे हौसला देता हुआ बोला, इमारत जल्दी ही शुरू कर दो। वैसे तो परमात्मा के कामों में किसी का दखल नहीं है, लेकिन हिसाब से अभी बरसात में 2 पौने 2 महीने बाकी है। हाँ, कमी वैसी होने की सूरत में सर माना मत। सबके कार्य करने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन फिर भी बंदे का दारू बन जाता है। आपकी दया बनी रहनी चाहिए। आप जैसे लोगों के सहारे ही गांव के इज्जत से दिन काटने की आशा हुई है, वरना यहाँ तो हर आदमी काटने को आता है। छज्जू शाह को बंदगी करके काली थड़े से नीचे उतर आया और शाह की बातों पर मुग्ध सा गर्दन उठाए अपने घर को जाने वाली गली की ओर मुड़ गया। पूर्व में आकाश पर छाए हुए बादलों में से सूरज लिहाफ से छिपे बच्चे की तरह झांक रहा था। सुबह की हवा सूखे खेतों में हल्की सी धूल उड़ती हुई चल रही थी। जमादरी की स्त्रियां और मुटियारें सिरों पर टोकरे उठाए हुए चौधरी के घरों और हवेलियों से कूड़ा और गोबर उठाने के लिए घरों से निकल पड़ी थी। जमादरी के मर्द गज गज के साफे बांधे और कमर तक नीची कुर्तियां पहने हाथों में दरांतियों या खुरप लिए खेतों की ओर जा रहे थे। मुटियार लड़की को कहते हैं पंजाब साइड में, ठीक है, मुटियारे। काली गाना भी सुना होगा आपने, मुटियार पे बहुत गाने होते हैं। तो काली गली में खड़ा अपने कोड़े को ध्यान से देखता हुआ नए पक्के मकान के नक्शे के बारे में सोच रहा था। चाची भी बहुत प्रसन्न थी। काली वह काम करने जा रहा है जो उसकी सारी पीढ़ियों ने नहीं हो सका। वह चमादड़ी में पहला पक्का मकान बना रहा है। वह सारे इलाके में अपने बाप दादे का नाम ऊंचा करेगा। कोई राहगीर चौबारे को दूर से ही देखकर पूछेगा तो लोग बताएंगे कि वह चौबारा माखे के पुत्र काली का है। माखे के पिता का नाम काली के पिता का क्या नाम है? माखे। यह सोच चाची कुछ उदास ही हो गई। वह मन ही मन में सोचने लगी कि काश उसका भी एक बेटा जिंदा रहता और वह भी चौबारा बनाता। लोग पूछते तो उन्हें उत्तर मिलता कि वह चौबारा सिद्धू के पुत्र का है। चाची की आंखें भर आई और वह अपने पति और 5 बेटों को याद करके खूब रोई। जब उसका मन कुछ हल्का हो गया तो उसने अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दे ली कि बेटा क्या है भतीजा क्या, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। और फिर काली तो उसका ही बेटा है। अगर उससे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला पोसा तो है। गांव के लोग अब भी यही कहेंगे कि यह प्रतापी के भतीजे काली का चौबारा है। चाची को ड्योढ़ी से बर्तन और दूसरा सामान समेटने के लिए कहा। काली स्वयं छत पर चला गया। उसने ड्योढ़ी की छत और मुंडेरों का अच्छी तरह निरीक्षण किया और नीचे उतरकर सामान निकालने में चाची का हाथ बटाने लगा। जब सब सामान बाहर निकाल लिया गया तो चाची ने ड्योढ़ी की एक थमी लकड़ी का मोटा लठ के पीछे से एक पोटली निकाली और उसे अपने नेफे में छिपा लिया और गली में खाट बिछा सूत अटेरन अटेरनी रहने लगी। काली कुदाल ले छत को खदेड़ने लगा। छत उसके भुज और कुदाल की चोटों के तले
कांप रही थी। चाची थोड़े थोड़े समय के बाद काली को पुकार कर करती कहती कि संभल कर कुदाल चलाना, छत बोदी है, कहीं एकदम नीचे ना गिरे। तो यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।